बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का लेक्चर जो हमारा ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, प्रीवियस लेक्चर में हमने 6 ब्रांचेज की डिस्कस की थी, बायो की डेफिनेशन, इसकी डिवीजन और 6 हमने इसकी ब्रांचेस भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। और आज के लेक्चर में हम मेन जो हमारा फोकस है वो है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो नेक्स्ट जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है वो है कौन सी है? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कौन सी ब्रांच है? जेनेटिक्स। इसमें हम दिस ब्रांच क्या डील करती है? दिस ब्रांच डील करती है डील with the study of gene and their role in inheritance. किसका? दिस ब्रांच जेनेटिक्स की ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, ये डील करते हैं किसकी? स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। यानी इसमें हम जीन को स्टडी करते हैं। जीन क्या चीज होती है? जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की विरासत, इनहेरिटेंस मीन विरासत, यानी वालिदैन की जो खुसूसियात हैं उनके बच्चों में ट्रांसफर होती है। वालिदैन की जो खुसूसियात होती हैं उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती हैं, तो इसको बोलते हैं विरासत, इनहेरिटेंस। तो इसकी जो यूनिट है जीन जो है यही खुसूसियात को आगे ट्रांसफर करते हैं। यही जो जीन जो होते हैं यही वालिदैन की खुसूसियात को उनकी आने वाली नस्लों के अंदर, बच्चों के अंदर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। इसलिए इस जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं और फिर इसका जो रोल है, इसका जो कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या कैरेक्टर है उसको स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस मीन ये इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यानी वालिदैन की जो खुसूसियात हैं ट्रांसफर होती हैं। वालिदैन की जो खुसूसियात हैं उनके बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। बहुत सारे कैरेक्टर भी हैं, बात आप देखे होंगे आपने, बहुत सारे भी हैं स्टूडेंट्स में। किसी की जो शक्ल है पापा से मिलती है, किसी की मम्मा से मिलती है, दादा वो से मिलती है। तो इस तरह ये कैरेक्टर्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं। और उसमें स्किन कलर है, बालों का कलर है, बालों के करनी है या स्ट्रेट है, आइज कलर्स हैं, हाइट है, इंटेलिजेंस है। तो ये बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं जो वालिदैन से उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मीन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होती है, तो इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वो हमारे पास जो ब्रांच है वो है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? जेनेटिक्स के बाद नेक्स्ट ब्रांच क्या है? टैक्सोनॉमी। इस ब्रांच के अंदर हम क्या चीज स्टडी करते हैं? स्टडी द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म into group and subgroup इसमें टैक्सोनॉमी के अंदर हम लिविंग थिंग्स की नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन, दो चीजों को डिस्कस करते हैं। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन यानी जानवरों के, लिविंग थिंग्स के नेम रखे जाते हैं। नेम तो ऑलरेडी होते हैं, बगैर नेम के तो, बगैर नाम के तो कोई चीज भी नहीं है, तो नाम तो ऑलरेडी होता है। लेकिन वो जो नाम होते हैं वो जैसे सिंपल नेम होते हैं, इलाकाई नेम होते हैं। लेकिन टैक्सोनॉमी के अंदर हम उन लिविंग थिंग्स के जो नेम रखते हैं वो नेम जो होते हैं साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं।
कौन से नाम रखे जाते हैं? साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं, साइंसी नाम। और वो जो साइंसी नेम होते हैं वो हर ज़बान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर एक ही नाम होता है हर लिविंग थिंग्स का। जितने भी साइंसदानों की स्टडी में लिविंग थिंग्स आ चुके हैं हर एक का साइंटिफिक नाम रखा जाता है। और वो पूरी दुनिया के अंदर जो भी ज़बान बोलें आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी, तो वो उस लिविंग थिंग्स का साइंटिफिक नाम बोला जाता है। इंटरनेशनल फोरम के अंदर इंटरनेशनल डिस्कशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो उस लिविंग थिंग्स का साइंटिफिक नाम रखा होता है, वही बोला जाता है। फिर उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, जानवरों की क्लासिफिकेशन की जाती है। सारे जानवर एक जैसे नहीं है, पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्लासिफिकेशन। फिर सारे पौधे एक जैसे नहीं है, सारे जानवर एक जैसे नहीं है, तो उनकी फिर आगे फिर क्लासिफिकेशन दी थी। इसलिए उनको ग्रुप और सब ग्रुप सब ग्रुप होता है छोटा, उसका छोटा ग्रुप, उसके अंदर उसको डिवाइड किया जाता है टैक्सोनॉमी के अंदर। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर उनको क्या किया जाता है? तकसीम किया जाता है, उनकी ग्रुपिंग की जाती है, इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट बायोलॉजी की जो ब्रांच है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो कौन सी है? एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल। इसमें हम किसी को स्टडी करते हैं? एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, एम्ब्रियो से नया जानदार बनने का जो प्रोसेस है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, एक नया जानदार, इंडिविजुअल नहीं, नया जानदार बनना, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो क्या होते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल का मिलाप होता है तो देन मेल की तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से एग आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट। स्पर्म और एग के मिलने से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट की डेवलपमेंट होके जाइगोट डेवलप करके जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है, तो उसकी डिवीजन होती है साइटोलॉजी के अंदर, तो उसके सेल डिवाइड होके समथिंग अमाउंट सेल बन जाते हैं, समथिंग अमाउंट सेल बन जाते हैं, उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फिर आगे डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो से आगे फिर डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो से फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है लिविंग थिंग्स का, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो। तो इस एक एम्ब्रियो से उसकी डेवलपमेंट होकर एक नया जानदार बनता है, मुकम्मल जानदार बनता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। तो इसके अंदर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, यानी एम्ब्रियो से एक नया जानदार, मुकम्मल जानदार बनने तक का जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इसके हम स्टडी करते हैं फोसल को, स्टडी ऑफ फोसल, फोसल्स को स्टडी करते हैं, विच आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, which are remain extinct organism। पैलेंटोलॉजी के अंदर हम फोसल्स को स्टडी करते हैं। फोसल्स क्या होते हैं? फोसल्स वो लिविंग थिंग्स होते हैं जो हजारों साल पहले इस कायनात के अंदर मौजूद थी, लेकिन अब उनका वजूद नहीं है। उसके जिस्म के कुछ पार्ट्स वो यहाँ मौजूद रह गए हैं, या उनके कुछ निशानियाँ रह गई हैं, पाँव के निशान रह गए हैं, या जिस्म का कहीं स्ट्रक्चर बॉडी पार्ट्स रह गया, उसकी कहीं वो जानदार जो है चट्टानों के अंदर दब के रह गए, तमाम उसके चट्टानों के ऊपर कहीं उसके निशानात रह गए हैं, तो वो जानदार जो है वो पौधे भी हो सकते हैं, वो एनिमल भी हो सकते हैं, वो हज़ारों साल पहले इस कायनात में मौजूद थे, लेकिन अब मौजूद नहीं है। तो उनके जो बकाया जाते हैं, उनकी
जिस्म की जो बकाया है, हड्डियाँ वगैरह ही हो सकती हैं, बाकी गोश्त और स्किन वगैरह तो नहीं हो सकते, या नाखून वगैरह हो सकती हैं, तो वो उनको स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो फॉसिल विच आर मीन द एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, यानी वो जानदार जो अब ख़त्म हो चुके हैं। एक्सटेंट का मतलब होता है उनका वजूद ख़त्म हो चुके हैं, नापेद हो चुके हैं, अब वो दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे डायनासॉर्स वगैरह मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्री में आप देखते हैं, तो डायनासॉर्स तो पहले मौजूद था, लेकिन साइंसदानों को लगा पहले वो इस कायनात के अंदर मौजूद था, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुके हैं, अब वो दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते। तो उसके कुछ जिस्म के हिस्से मिले हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मिले हैं, उनके हड्डियों वगैरह के, और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से मिले हैं, तो साइंसदानों ने उनको स्टडी की है, तो इसको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फॉसिल, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हम बोलते हैं, तो वो भी ये फॉसिल से, जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है वगैरह, तो ये भी फॉसिल से ही बने हज़ारों साल पहले की बात। तो स्टडी ऑफ फॉसिल विच आर मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, विच आर मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, इसको एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म बोलते हैं फॉसिल्स को। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसके आप नाम से जहन के अंदर आ रहा होगा कि इन्वायरमेंट हर लिविंग थिंग का खास इन्वायरमेंट होता है। तो इसमें क्या चीज करते हैं, स्टडी होता है इंटरएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, and their environment. इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ को डिस्कस करते हैं, इंटरैक्शन किसके दरमियान, बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी लिविंग थिंग्स का और उसके एनवायरनमेंट का, उसके माहौल का, उसमें आपस में जो ताल्लुक है उसको हम स्टडी करते हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट पाए जाते हैं जहाँ लिविंग थिंग्स पाई जाती है। एक एनवायरनमेंट है पानी का, ठीक है ना, दरिया का है, समंदर का है, नहरें हैं, झीलें हैं, तो ये एनवायरनमेंट है पानी के अंदर लिविंग थिंग जो पाई जाती है, उसमें पौधे भी हैं, जानवर भी हैं। और एक एनवायरनमेंट है हमारा डेजर्ट का, डेजर्ट है, सहरा है, वहाँ खुश्क इलाका है, तो वहाँ जो लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, वहाँ जो पौधे और जानवर पाए जाते हैं वो खुश्क माहौल के साथ और एक डेजर्ट माहौल के साथ उनका क्या ताल्लुक है। एक हमारा माउंटेन रीजन है, पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाकों के अंदर जो लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, जो पौधे पाए जाते हैं, उनका उस पहाड़ी इलाकों के साथ क्या ताल्लुक है, ठंडे इलाके हैं उनके साथ। तो हर लिविंग एनवायरनमेंट के अंदर जो जानवर पाए जाते हैं वो अपने माहौल के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। गर्मी का माहौल है, सर्दी का माहौल है, पानी का माहौल है, नॉर्मल माहौल है, तो जिस तरह का माहौल है, एनवायरनमेंट है, उसी के मुताबिक वहाँ जो लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, तो उसको उस रिलेशन को हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, कि वो जहाँ जो लिविंग थिंग्स पाई जाती है वो अपने माहौल के साथ किस तरह रिलेट करती हैं, किस तरह। अगर उसको किसी और माहौल में रखा जाए तो वहाँ वो सर्वाइव नहीं कर सकती, उनको प्रॉब्लम्स आती है उनकी ज़िंदगी को, जिससे वो अपने माहौल के अंदर ही, जैसे मछली को पानी के निकाले तो जिंदा नहीं रह सकती, पानी के अंदर वो जिंदा है, उसका क्योंकि वो माहौल है, उसका वो माहौल, उसके अंदर वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती है। और हम खुश्की के ऊपर रहने वाले, हम पानी के अंदर नहीं रह सकते, तो इसी तरह उसको स्टडी करते हैं हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। किसी भी लिविंग थिंग्स का उसके माहौल के साथ, उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशन है, तलक है, उसको स्टडी करते हैं। तो फिर अगर किसी पौधे को, जानवर को उसके माहौल से निकाल के किसी और माहौल में लेके जाना होता है, तो उसको फिर वही उसी वाला जो कुदरती माहौल उसको मिला हुआ वही वहाँ देना पड़ेगा, फिर वो सर्वाइव कर सकेगा, अदरवाइज नहीं है। जैसे आपने चिड़ियाघर के अंदर देखा वो पोलर बियर है, बर्फानी रेंज है, तो वो ठंडे इलाके वाला है। अगर वहाँ यहाँ हम उसको पाकिस्तान के अंदर किसी इलाके में रखें या पंजाब के इलाके में, तो यहाँ भी इतनी सर्दी तो नहीं है, लेकिन वहाँ ये सर्वाइव करना इसके लिए मुश्किल है। फिर इसको वो एक आर्टिफिशियल ठंडा माहौल देंगे तो फिर वो उसकी ज़िंदगी कंटिन्यू हो सकती है, अदरवाइज उसको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी ज़िंदगी भी खत्म हो गई। तो इस तरह हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, जानदार का उसके माहौल के साथ जो रिलेशन है उसको हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी है सोशो
सोशो बायोलॉजी। तो इसमें क्या चीज करते हैं? सोशल बिहेवियर, स्टडी द सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल टू मेक द सोसाइटी। किसको स्टडी करते हैं? सोशल बिहेवियर। बिहेवियर ऑफ एनिमल, जानवर का सोशल माशरती रवैया टू मेक द सोसाइटी। टू मेक द सोसाइटीज, यानी लिविंग थिंग्स का, खास तौर पे एनिमल्स का, एनिमल का जो सोशल बिहेवियर माशरती रवैया है, जैसे हम सोसाइटी बनाते हैं, माशरा बनाते हैं, यानी एक जानवर का अपने माहौल के अंदर रहन सहन के जो तरीके हैं किस तरह हो रहता है, तो उस चीज़ को हम स्टडी करते हैं। जैसे वो एक अपने रहने वाला जो माहौल है जिसको हम माशरा बोलते हैं, एक इंसान है, एक अच्छा इंसान है, तो अपने माशरे के अंदर वो किस तरह रहता है, अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने मोहल्लेदारों के साथ, अपने शहर वालों के साथ। तो ये मिलकर वो एक बेहतरीन माशरा बनाएगा। अगर अच्छा कैरेक्टर है तो एक अच्छा माहौल बनाएगा, अगर उसका बुरा कैरेक्टर है तो एक बुरा माहौल बनाएगा, तो उसे एक बुरा माशरा उसे तो समझ नहीं आएगा। तो इस तरह एनिमल्स का सोशल बिहेवियर को, उसका माशरती रवैया, माशरे के अंदर रहने के जो रवैये हैं, तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको स्टडी करते हैं, जिससे वो उस इलाके के अंदर, उस माशरे के अंदर एक सोसाइटी को, माशरे को बनाया जाता है। तो इसको बोलते हैं सोशल बायोलॉजी। सोशल बिहेवियर जो लिविंग थिंग्स का, एनिमल्स का स्टडी करते हैं, जैसे सोसाइटीज बनती है। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी। कौन सी ब्रांच है? पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी है? पैरासाइट। इसमें हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? पैरासाइट्स को। किसको स्टडी करते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? Parasites are those organisms that take food and shelter from living host, and return harm them, यानी पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं। पैरासाइट वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ये लिविंग थिंग्स हैं। वो पौधे भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, तीनों तरह के। तो पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट टेक फूड एंड शेल्टर। दो चीजें रहती है, एक खुराक लेते हैं और दूसरा शेल्टर, शेल्टर में रहने के लिए, शेल्टर में रहने के लिए किससे लेते हैं? फ्रॉम लिविंग होस्ट, लिविंग थिंग्स के अंदर। जिस जानवर के अंदर वो रह रहे हैं, पौधा भी हो सकते हैं, वो जानवर भी हो सकते हैं, उसके अंदर रह रहे हैं, तो वो उसका होस्ट है, मेजबान। और बदले में इसको क्या देते हैं? शुक्रिया अदा करने के लिए इसका क्या करते हैं? रिटर्न हमदे, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। यानी जिस लिविंग थिंग्स के अंदर रह रहे हैं उसको खुराक भी ले रहे हैं उसी से, और उसी से रहने की जगह भी ले रहे हैं, उसके जिस्म के अंदर रह रही है, जिस्म से बाहर रह रहे हैं। ये पैरासाइट दो तरह के होते हैं, अंदरूनी भी और बाहरी, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। जिस्म के अंदर रहने वाले भी, जिस्म से बाहर रहने वाले, दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं। तो क्या करते हैं? फूड भी लेते हैं और शेल्टर भी लेते हैं, खुराक भी लेते हैं और रैश भी लेते हैं, लिविंग होस्ट है, और बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं। बदले में उसको क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर मॉस्किटो है, मॉस्किटो है, प्लाज्मोडियम मॉस्किटो मच्छर है, ये पैरासाइट्स है। लेकिन इसका फायदा क्या है? कोई भी नहीं है, नुकसान ही पहुंचाता है, इन जिस्म से बाहर से हमारा खून चूसते हैं। और फिर प्लाज्मोडियम, इस मॉस्किटो के अंदर खास किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, इसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और प्लाज्मोडियम की वजह से फिर हमें मलेरिया बुखार हो जाता है। तो इसकी वजह से और बहुत सारी है, हमारी लाइसेंस होती हैं, सर्वांग के अंदर चूहें बढ़ जाती हैं, मुख्तलिफ किस्म हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो हैं वो क्या करते हैं? बीमारियाँ फैलाते हैं, वायरसेस है जितने, ये भी सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। इस तरह पौधों की बीमारियाँ हैं, तो वो रहते हैं उसी पौधे के ऊपर या जानवर के ऊपर रहते हैं,
और मासूरात भी ले लेते हैं और ऐश भी ले लेते हैं, और बदले में उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ करा देते हैं। आराम का मतलब होता है बीमारियाँ कराना, उसको बीमार करा देना। तो इस तरह इस पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं। तो जितने भी पैरासाइट्स हैं उनको स्टडी किया जाता है कि उनका नुकसान क्या है, क्या क्या होते क्या क्या नुकसान होता है, कि उससे नुकसान में बचने के लिए उसका कोई ना कोई हल भी हमको ढूंढा जाए। तो ये बायोलॉजी के अंदर इस चीज़ों को भी स्टडी किया जाता है। तो पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? पैरासाइट्स को। अब नेक्स्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन सी ब्रांच है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी कौन सी ब्रांच है? बायोटेक्नोलॉजी। इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। किसको? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स टू मेक सबस्टेंस, टू मेक सबस्टेंस for the welfare of mankind, for the welfare of practical application of the living organism। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब है इस्तेमाल, प्रैक्टिकल तजर्बाती इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो है लिविंग थिंग्स हैं उनको तजर्बाती तौर पर उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके उसे इसका इस्तेमाल किया जाता है लिविंग थिंग्स को, और उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। मेक ए सबस्टेंस, मेक ए सबस्टेंस, चीज़ें बनाई जाती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं? वो कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फायदे के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए। यानी लिविंग थिंग्स से ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे इंसानियत को फायदा होता है, जिससे इंसानियत को फायदा होता है। ये इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्म के हम मेडिसिन बना रहे हैं पौधों से और जानवरों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये एंटीबायोटिक मेडिसिन है। ये इंसुलिन देखी होगी आपने, शुगर के मरीजों को हम लगाते हैं। तो ये हम बैक्टीरिया से तैयार करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया से तैयार करते हैं। पौधों से हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। तो वो लिविंग थिंग्स हैं, यानी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग थिंग टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फायदे के लिए हम चीज़ों को यूज़ करते हैं जिससे इंसान को फ़ायदा होता है। तो उसको ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं और वो चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही बनाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है एक शोबा है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर। तो बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजीज हैं इसके अंदर वर्क कर रहे होते हैं। ये बड़ा लेटेस्ट प्रोफेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट इस पेशे को अडॉप्ट करते हैं आफ्टर कंप्लीट द एजुकेशन। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के फायदे के लिए हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है ब्रांच है इसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी कौन सी ब्रांच है? इम्यूनोलॉजी। इसमें इम्यून सिस्टम को, एनिमल्स का इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल, एनिमल्स का इम्यून सिस्टम जो स्टडी करते हैं। एनिमल का इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को कहते हैं डिफेंस सिस्टम। एनिमल के अंदर एक अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर एक डिफेंस सिस्टम रखा हुआ है जो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ उसकी हिफाजत करता है। तो उसमें उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं हर लिविंग एनिमल्स का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है। तो इम्यून सिस्टम ऑफ द स्टडी करते हैं इसका इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल विच डिफेंड द इन्वेडिंग अगेंस्ट the invading microbes जी। इसमें इम्यूनोलॉजी के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? इम्यून सिस्टम। हर एनिमल का एक इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का भी इम्यून सिस्टम है।
हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो दिफा करने वाले जो हैं वो क्या चीज़ें हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक बेहतरीन हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी है जो डिफेंड करती है किसका, अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो है वो हमारे जिस्म का दिफा करते हैं। और वो हमारी बॉडी के अंदर कौन सी चीज़ें, वाइट ब्लड सेल, WBC जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल, ये हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं और वाइट ब्लड सेल होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल जो है ये हमारी बॉडी की क्या है, आर्मी है, दिफा करते हैं। जो भी कोई जरासीम हमारी बॉडी के अंदर नुकसानदेह जरासीम हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो उसको ये किल कर देते हैं, इसको किल कर देते हैं। तो फिर जिसकी वजह से हम बुखार होने से या मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने से हम महफूज रहते हैं। तो विच डिफेंड मतलब दिफा करना, अगेंस्ट इन्वेड का मतलब है हमला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जिसको हम जरासीम बोलते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के जरासीम जो है हमारी बॉडी के अंदर हवा के जरिए, खुराक के जरिए, मुँह के जरिए, नाक के जरिए या किसी स्किन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं या एनिमल की बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। तो फिर उसको वो तो जब हमारी बॉडी की जो एनिमल की बॉडी के अंदर जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो उसके साथ फाइट करते हैं, उनको किल कर देते हैं। तो इस तरह इम्यून सिस्टम को स्टडी किया जाता है एनिमल्स के, इम्यूनोलॉजी के अंदर इसको स्टडी किया जाता है, इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल विच डिफेंड अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब। इन्वेडिंग का मतलब है हमला करते हैं जिस्म के ऊपर। तो माइक्रोब मुख्तलिफ किस्म के जो जरासीम हैं वो जिस्म के ऊपर हमला करते हैं, और वो हमला करते हैं जब तो हमारे जिस्म के जो एनिमल के जिस्म के जो वाइट ब्लड सेल हैं वो उसके खिलाफ फाइट करते हैं, दिफा करते हैं। तो जिसकी वजह से और बाद होता है बुखार हो जाता है, तो क्या होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हैवी हो जाते हैं, और बाद अगर बुखार नहीं होता तो इसका मतलब है कि हमारे वाइट ब्लड सेल हैं वो उसके ऊपर हैवी हो गए। तो इस तरह आपस में फाइट होती है। तो जब बुखार हो जाता है तो फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हमने मेडिसिन बनाई होती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, तो वो हम करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो उन जरासीमों को किल कर देती हैं, उन जरासीमों को मार देती हैं। तो जिसकी वजह से फिर हमें वो उस बुखार से ऐसा ऐसा छुटकारा मिल जाता है। तो इसको फिर हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर से मेडिसिन बनाई जाती है और इम्यून सिस्टम जो है उसको एनिमल्स की ओर स्टडी किया जाता है इम्यूनोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कौन सी ब्रांच है, एंटोमोलॉजी। इसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं, इंसेक्ट्स को। इसमें किस चीज को स्टडी करते हैं, इंसेक्ट, मुख्तलिफ किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं एंटोमोलॉजी। किस चीज को स्टडी करते हैं, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, हशरात जिसको हम बोलते हैं उनको स्टडी करते हैं। सॉरी, हमारी ये फसलों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट जो हमला होते हैं जिसकी वजह से हमारे पौधों को नुकसान हो जाते हैं, हमारे बागात को, हमारी सब्जियों को, हमारे फ्रूट्स को, हमारी जो क्रॉप्स हैं खासतौर पर कॉटन क्रॉप्स हैं या गंदम की है या शुगर केन की है या हमारी मकई है, राइस है, इनको नुकसान पहुँचाते हैं। तो हम मुख्तलिफ किस्म के जो हम कीड़े मकोड़े हमला होते हैं, पत्ते खा लेते हैं, और जो फल होता है उसको ज़ाया कर देते हैं, जड़ों को खा लेते हैं, तनों को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उन सारे इंसेक्ट को हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद ही हम उसका कोई हल निकाल सकते हैं। जब तक हम उसकी स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे इसका हल निकालें। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, सॉरी लिविंग थिंग्स को उसको स्टडी करते हैं, और उसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स कौन सी थी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े। तो हमारे घरों के अंदर भी कीड़े होते हैं, चूटियाँ वगैरह हैं अंदर, उनको भी इसी सब्जेक्ट के अंदर, इसी ब्रांच के अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, एंटोमोलॉजी। इसमें किसको स्टडी किया जाता है, इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट की जब स्टडी करेंगे उसके साइड इफेक्ट, और बहुत सारे इंसेक्ट हैं वो फ़ायदेमंद भी होते हैं, हमारी क्रॉप्स के अंदर फ़ायदेमंद होते हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। तो उनकी फिर स्टडी करने के बाद उनकी फिर उसके ऊपर भी रिसर्च होती है, और जो नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं उसके ऊपर रिसर्च होती है। तो दोनों के बेनिफिट्स और मेरिट और डिमेरिट दोनों को स्टडी किया जाता है। फ़ायदा पहुँचाने वाले को फ़ायदा और नुकसान पहुँचाने वाले के नुकसान को स्टडी करके फिर उसका आगे कोई ना कोई इस्तेमाल किया जाता है। इसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ द इंसेक्ट। नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच है वो है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच कौन सी, फार्माकोलॉजी। कौन सी ब्रांच है, फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारी कौन सी, फार्माकोलॉजी।
इसमें हम किस चीज को स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ द ड्रग्स, स्टडी ऑफ द ड्रग्स, मेडिसिन, ड्रग्स मीन मेडिसिन को स्टडी किया जाता है। फार्माकोलॉजी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन हम बनाते हैं उसको स्टडी किया जाता है। फिर उसके इफेक्ट और मेडिसिन के जो इफेक्ट हैं, ठीक है, इफेक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। मुख्तलिफ किस्म की हम मेडिसिन बनाते हैं, हम उसको मेडिसिन को स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद उसके इफेक्ट क्या हैं, उसके इफेक्ट कितने हैं, साइड इफेक्ट कितने हो सकते हैं और उसके बेनिफिशियल इफेक्ट कितने हो सकते हैं, उसी हवाले से। तो ज़्यादातर मेडिसिन की जिसके बेनिफिशियल फ़वाइद ज़्यादा होते हैं उसको यूज़ किया जाता है, उसको ज़्यादा लंबे अरसे तक मार्केट में रहती है, मरीज हैं उसको ज़्यादा अरसे तक यूज़ करते हैं। और कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी आना शुरू हो जाते हैं, उसके नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, फिर उसको भी स्टडी किया जाता है। और फिर डॉक्टरों की जो रिसर्च वर्कर होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, फिर उसको अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा है जिससे नुकसान हो रहा है इंसानी सेहत को, फिर वो मेडिसिन बंद कर दी जाती है। और वो जो मेडिसिन जिसके साइड इफेक्ट नहीं आते और फिर वो लंबे अरसे तक मार्केट के अंदर रहती है, जैसे एस्पिरिन वगैरह हो गया, पैरासीटामोल हो गया, तो ये देखें बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट ना होने के बराबर है। तो इसलिए ये बड़े अरसे तक एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, डेस्ट्रोल वगैरह जो मेडिसिन तो एक लंबे अरसे तक इस्तेमाल हो रही है और अभी तक हो रही है और आगे तक भी होती रहेंगी। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन आई जिनके साइड इफेक्ट आने शुरू हो गए और फिर फार्माकोलॉजिस्ट ने उनको बंद कर दिया। तो इस तरह कर फार्माकोलॉजी के अंदर मेडिसिन को स्टडी किया जाता है हर हवाले से, उसका मैन्युफैक्चरिंग, कौन कौन सा मटीरियल उसमें इस्तेमाल होता है, कैसे बनाई जाती हैं, फिर उसके इफेक्ट दोनों तरह के हो सकते हैं, उसके मुस्बत भी और मनफी भी, दोनों तरह को स्टडी किया जाता है ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर, उसके ऊपर। तो फिर उसमें फार्माकोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें स्टडी की जाती हैं उस हवाले से। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ वेरिएज को डिस्कस किया आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो नंबर तो उसमें जेनेटिक्स है, टैक्सोनॉमी है, बायोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, सोशो बायोलॉजी और फिर पैरासाइटोलॉजी और पैरासाइट्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन भी हमने साथ की, बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो आज वाले लेक्चर्स के अंदर हमने ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।